स्वागत है दोस्तों आपका शार्प IQ एजुकेशन में। एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का पहला पेपर MPSC 1 भारत एवं विश्व इंडिया एंड वर्ल्ड को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आज चैप्टर नंबर सेकंड हम लोग को आज पढ़ना है। आज ये वीडियो जो है ये 2 पार्ट में होगी। पहला पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए समझते हैं इसमें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, शार्प IQ एजुकेशन। वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। भारतीय विदेश नीति के अध्ययन की उपागम। अब हम इस पूरी किताब में इंडियन की जो भी फॉरेन पॉलिसी है इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और इसमें आइए आज हम सेकेंड चैप्टर में इसको और विस्तार से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भारतीय विदेश नीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द रियलिस्टिक व्यू ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे, ब्रीफली देखेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में। आइए इसको देखते हैं। भारतीय वैदेशिक नीति पर यथार्थवाद का प्रारंभ से ही व्यापक प्रभाव रहा है। भारतीय वैदेशिक नीति को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण 6 तत्व, जिनमें सैनिक राजनीति, अभिजन वर्ग, नौकरशाही, राजतंत्र वर्ग, मीडिया एवं संसद के सदस्य का व्यापक रूप से प्रभाव रहा है। तो जो भी भारत की विदेश नीति थी उसमें यथार्थवाद का बहुत ही व्यापक प्रभाव रहा है। और इसके अंतर्गत इसको 6 तत्व हैं जो बहुत मुख्यतः प्रभावित करते हैं। वो 6 तत्व कौन कौन से हैं? सैनिक, राजनीतिक, अभिजन वर्ग, नौकरशाही, राजनीतिक वर्ग, मीडिया और संसद के सदस्य। आइए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग में आर्थिक उदारीकरण के कारण व्यापार का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसका स्पष्ट प्रभाव विश्व के विभिन्न भागों में दिखाई पड़ रहा है। भारत के नेता, राजनायक, अभिजन वर्ग और राजनीतिक वर्ग समान रूप से भारत के हित में यथार्थवाद चिंतन के आधार पर ही अपने कार्य का संपादन कर रहे हैं। तो आजकल के ज़माने में इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय है और बहुत तेज़ी से नई नई इंडस्ट्रियां मार्केट में आती जा रही हैं। और इसका कहीं ना कहीं अलग अलग देशों में इन इंडस्ट्रियों का उनके पॉलिटिकल टर्म में प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो साथ ही साथ जो इंडिया है इसके अंतर्गत यहाँ के जो नेता हैं, जो राजनायक हैं, ये सब यथार्थवादी चिंतन के आधार पर ही कार्यों को करते हैं। इसको और ब्रीफली से आगे समझेंगे। भारत का यथार्थवादी वैदेशिक नीति का एक पक्ष यह भी है कि भारत को अपने पड़ोसी राष्ट्र के साथ मिलजुल कर सहयोगात्मक नीति के द्वारा क्षेत्रीय नेतृत्व की बागडोर संभालनी चाहिए। भारत ने इस यथार्थवाद का महत्ता को पहचाना है। तो यथार्थवाद के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अपने जो भी पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ हमेशा से मिलजुल कर और सहयोगात्मक नीति के द्वारा ही क्षेत्रीय बागडोर को संभालना चाहिए, यानी अपनी राज्य करना चाहिए। और भारत ने हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा से ही एक मित्रतापूर्ण संबंध रखे हैं और इसी से ही भारत आज इतनी उन्नति और विकास कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। और यथार्थवाद के चिंतन को हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। यथार्थवाद ऐसा चिंतन है जो अपने राष्ट्र और अपने राज्य के लोगों के हित के लिए अगर अहिंसा करनी पड़े तो उसको वो गलत नहीं ठहराता है। आगे आते हैं। आधुनिक युग में 1962 के भारत पर चीन के आक्रमण के कारण यह महसूस किया जाने लगा कि चीन भारत का प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धी है। उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में पाकिस्तान से मित्रता स्थापित करके भारतीय हितों को धक्का पहुंचाने का विचार रखा है। इसलिए यथार्थवाद का यह तकाजा है कि एक तरफ पाकिस्तान को अपने पक्ष में किया जाए और चीन की आणविक नीति की चुनौती को देखते हुए अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाई जाए तथा विश्व के बड़े देशों जैसे सोवियत रूस में मधुर संबंध स्थापित करके यथार्थवादी नीति के आधार पर ही अपने को सशक्त बनाया जाए। तो मैटर ये है कि हमने तो चीन से बहुत ही मित्रतापूर्ण संबंध रखने चाहें, परंतु 1962 के वॉर में इसने बहुत ही ज़्यादा धक्का पहुंचाया हमारे विश्वास को और इसने हमला कर दिया। तो देखते ही देखते ये चीन के अंदर ये विचार साफ साफ दिखाई देने लगा कि चीन हम लोग से प्रतिस्पर्धा करता है और हम लोग का एक बहुत ही कड़ा प्रतिद्वंदी भी है और यह हमेशा एक प्रतिद्वंदी वाला विचार चीन रखता है। तो और धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जो दुश्मन देश हैं, वैसे तो ये दुश्मन नहीं हैं पर इनके कार्य से हम लोग उनको दुश्मन का दर्जा दे सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है। तो इससे क्या करने लगा चीन,
अपने संबंध को बढ़ाने लगा। तो इससे बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ सकता है। अगर कल को चीन और पाकिस्तान एक साथ युद्ध में शामिल होते हैं तो भारत के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। तो अब भारत को इससे कैसे बचना चाहिए? भारत को पाकिस्तान के साथ अपने संबंध सही करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत है उसको अपने लगातार विकास करना चाहिए, चाहे वो मिसाइल के सेक्टर में हो या जो भी रक्षा के सेक्टर में हो या व्यापार के सेक्टर में हो, लगातार अपने आप में विकास करना चाहिए, जिससे हम चाइना को दोनों तरफ से मात दे सकते हैं। तो और साथ ही साथ जो भी बड़े बड़े देश हैं जैसे कि सोवियत संघ, रूस हुआ, उनसे अपने मधुर संबंध बनाने चाहिए। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट है ये यथार्थवादी नीति के आधार पर आती है। आगे समझते हैं इसके अंतर्गत। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि आर्थिक क्षमता को विकसित करके अन्य देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करके विश्व राजनीति में अपने नेतृत्व को शक्तिशाली बनाया जाए। यही भारतीय वैदेशिक नीति का यथार्थवादी चिंतन रहा है। तो यहाँ पे मसला ये है कि अपनी इकोनॉमी को सही करके और जो भी अन्य देश हैं उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करके एक विश्व की राजनीति में अपना एक बहुत ही पावरफुल स्टेटस मेंटेन करना चाहिए। तो ये जो चिंतन है ये यथार्थवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपने इसको बहुत बेहतर से समझ लिया होगा कि भारत के लिए आज के समय में अब किस तरह से वह रक्षा कर सकता है और क्या क्या बदलाव लाए गए हैं 1962 के वॉर के बाद से, और यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, इस चीज़ को आपने समझा होगा। तो ये जितने भी मैटर हैं ये सब यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेहरूवादी सर्वसम्मत से आप क्या समझते हैं? आइए इसके अंतर्गत समझते हैं हम लोग कि नेहरूवादी सर्वसम्मत क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद यह महसूस किया कि संपूर्ण विश्व दो गुटों में बटा हुआ है और दोनों गुट शक्ति की राजनीति पर अवलंबित होकर विश्व को शीत युद्ध के ज्वाला में झोंक रहे हैं, जिसके कारण विश्व के सभी राष्ट्र भय और आतंक के वातावरण में अपना जीवन गुजार रहे हैं। पंडित नेहरू ने दो विश्व युद्धों के दौरान यह महसूस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय गुटबाजी के कारण ही दोनों विश्व युद्ध लड़ गए, जिसके कारण व्यापक रूप से जान माल की क्षति हुई। उन्होंने इन दोनों गुटों से अलग होकर भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया, जो नीति 1950 से 60 के दशक में स्वर्ण काल के नाम से संबोधित रही है। तो शीत युद्ध का समय था जब दो महान शक्तिशाली देशों का गुट अप्रत्यक्ष रूप से आपस में भिड़ रहा था। तो इस दौरान नेहरू ने अपने भारतीय संस्कृति के आधार पर गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया और दोनों ही गुटों में शामिल ना होकर अपना एक पृथक गुट या गुट निरपेक्ष की नीति के अंतर्गत इन दोनों से अपने आप को पृथक कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो पंडित नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति कामयाब सिद्ध नहीं हुई। फिर भी नेहरू की इस नीति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापक रूप से सराहा गया। हुआ क्या कि जब 1962 का वॉर हुआ तो उस वक्त भारत अपना पूरी तरह से तैयार नहीं था। हम लोग अपने विश्व से उतना रूबरू नहीं हुए थे और राजनीतिक रूप से कौन हम पर आक्रमण कर सकता है इसके बारे में हम लोग सजग नहीं थे। तो इसी चीज़ का चाइना ने फ़ायदा उठाया और यहाँ पर गुट निरपेक्ष नीति का एक नेगेटिव फैक्टर उभर के आता है कि जब हम लोग किसी भी गुट में नहीं थे तो इसी का चाइना ने फ़ायदा उठाया और यही कारण था कि कोई भी देश जो है हम लोग की मदद करने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया। इस नीति के अंतर्गत विश्व के दो गुट में से किसी भी गुट में शामिल ना होना, परंतु दोनों गुट के साथ मधुर संबंध बनाए रखना तथा उनसे प्राप्त होने वाले लाभों से मुंह ना मोड़ना आदि गुट निरपेक्षता के महत्वपूर्ण आयाम हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों गुटों के साथ मधुर संबंध रखना, लेकिन उसमें शामिल ना होना और उनसे मिलने वाले लाभों का भी फायदा उठाना, ये महत्वपूर्ण आयाम होते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं गुट निरपेक्ष नीति के अंतर्गत। नेहरू की नीति ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एशिया और अफ्रीका महादेश के विभिन्न देशों को स्वतंत्रता प्राप्त कराने की प्रेरणा दी और सहयोगात्मक भावना के आधार पर सभी देश के साथ आदान प्रदान की नीति का संचालन किया। इस नीति को नासिर, मार्शल, टीटो आदि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने स्वीकृति प्रदान की। तो गुट निरपेक्षता की नीति के ही आधार पर जो एशिया और अफ्रीका महादेश थे, इनके अंतर्गत अलग अलग देशों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दी गई या प्रेरणा मिली
और इसी के अंतर्गत जो भी व्यापार थी या जो भी आदान प्रदान की नीति था, इसको आगे बढ़ाया गया और इस नीति को नासिर और मार्शल टीटो ने आदि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने स्वीकृति प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी ने अपनी जिस अंतर्राष्ट्रीय नीति का प्रारंभ किया वह भारतीय संस्कृति की आदर्श परंपरा पर अवलंबित था और इसी परंपरा के आधार पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। तो ये जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, ये भारतीय संस्कृति के आदर्श पर ही बनी थी और इसी के आधार पर ही महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। अहिंसा और किसी भी गुट में शामिल ना होना, ये सब इस गुटनिरपेक्षता की नीति के अंतर्गत आता है। भारतीय परंपरा के अंतर्गत वेदांत, जैन और बौद्ध दर्शन सत्य और अहिंसा को विशेष महत्व देते हैं। पंडित नेहरू ने इसी परंपरा का संकलन करते हुए अपनी वैदेशिक नीति का निर्माण किया। महात्मा गांधी भी इस नीति के समर्थक थे। सरदार पटेल, डॉक्टर राधाकृष्णन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वी.के. कृष्ण मेनन, गोपाल स्वामी अयंगर, वी.एन. राव, सर गिरजा शंकर वाजपेयी तथा भारत के प्रथम विदेश सचिव के.पी.एस. मेनन जैसे अनुभवी एवं योग्य अधिकारी के परामर्श एवं संपूर्ण भारतीय मानसिकता के आधार पर इस विदेश नीति का अवलंबन किया गया। तो ये खाली एक लोग की थॉट नहीं थी, इसके अंतर्गत अन्य अन्य बहुत सारे विद्वानों का समर्थन लिया गया, उनकी राय ली गई। आगे बढ़ते हैं। जो एक तरफा तो भारतीय जनमानस की सर्व स्वीकृति पर अवलंबित था, तो दूसरी तरफ इस नीति का समर्थन विश्व के लगभग सभी देश ने करके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्वीकृति स्पष्ट की थी। इससे स्पष्ट होता है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रतिपादित वैदेशिक नीति आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में सर्वसम्मति के सिद्धांत पर अवलंबित थी। तो मैटर ये है यहाँ पर कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, इसका जन्म कैसे हुआ, किन के आधार पर हुआ, और यह नेहरू जी की बहुत ही बड़ी कामयाबी थी गुटनिरपेक्षता की नीति। हालांकि कहीं ना कहीं इसका ये ड्रॉबैक था 1962 के वॉर में हमने देखने को मिला, परंतु उसके बाद भी यह गुटनिरपेक्षता की नीति आगे चलकर ही बहुत ही कामयाब बनी। तो आज के पार्ट में इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम और क्वेश्चंस को इसके डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। शुभ दिन, धन्यवाद।